हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। आई होप आपने कल की वीडियो देखी होगी। उसमें हमने 2021 के पेपर 1 के सीडीपी के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। यूटेट में जो 2021 में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सीरीज आप लोगों के साथ स्टार्ट करी है, जिसमें हम सीडीपी करेंगे पहले 21 के, 22 के एंड 23 के। आफ्टर दैट हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल 10 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, जिसमें कि ये क्वेश्चंस, इनके आंसर्स जो थे मैं आपको फिर से एक बार इस पे टिक लगाकर बता देती हूँ। हमने जो कल डिस्कस किया था, इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर था आपका हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। 7th क्वेश्चन का आंसर था बिहेवियरिस्टिक एंड 8th क्वेश्चन का आंसर है टर्मिनेटिंग एंड अनप्लीजेंट स्टिमुलस। 9th ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड द 10th इज एक्सरसाइज। यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेफर्स टू। अभिरुचि का क्या अर्थ होता है, इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो पहले हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, देन आफ्टर हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। An individual's preference for engaging in one or more specific activities related to others means किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। Relatively enduring characteristic of a person that makes her or him distinct from others. An individual's underlying potential for acquiring skills, the global capacity to understand the world, think rationally, and use the available resources effectively when faced with challenges. तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों को पढ़ने के बाद में जो आंसर इसका हमें समझ में आ रहा है कि अभिरुचि का मीनिंग क्या होता है। अभिरुचि का मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। कि आपका खुद में क्या इंटरेस्ट है, एक इंडिविजुअल की क्या प्रेफरेंस है, आपको जो काम पसंद होगा, जिस काम में इंटरेस्ट होगा, आप उसी को प्रेफरेंस देंगे, उसी में आप इंगेज रहेंगे। वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स। तो इट मीन्स 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अगर हमने चारों ऑप्शन सही से पढ़ लिए तो हम इसके फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो इंटरेस्ट का मीनिंग आपको समझ में आया। इंटरेस्ट का मीनिंग होता है एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर एंगेजिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अदर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग methods involve seeking information from a person on a one-to-one basis। मीन्स कि किस विधि में जो परीक्षण करता है व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है। तो वो कौन सी विधि है जिसमें हम बातचीत करके सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, वो होता है इंटरव्यू। देखिए केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक केस दे दिया जाता है और आपसे उस पर डेप्थ में इन डेप्थ स्टडी करने को कहा जाता है। सेल्फ रिपोर्ट जो हम खुद रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन जो हम कुछ ऑब्जर्व करके इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें से वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जब एक पर्सन वन टू वन बेसिस, आप आपस में इंटरव्यू में क्या होता है, वन टू वन बेसिस इंटरव्यू होता है, तभी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाते हैं जो हमें चाहिए। तो वो इंटरव्यू जो हुआ वो आपका वन टू वन बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक मेथड हुआ। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। तो आपको इस चीज पे बहुत फोकस करने वाली बात है। जब आप एग्जाम देंगे तो मैं आपको ये बात और बता दूं कि आपको ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अगर कहीं पे नोट लिखा है और अगर आपने नोट नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है, अब आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, उन चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, दैट इज इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज। तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो विकास है वो जिंदगी भर, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो कि
कब से स्टार्ट हो जाती है? कॉन्सेप्शन से, गर्भाधान से स्टार्ट होकर वो वृद्धावस्था तक सभी आयु में होता है। डेवलपमेंट आपने देखा होगा, डेवलपमेंट हर स्टेज में होता है एक पर्सन का। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, विकास एक आयामी है। डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक, विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है। तो इन चारों में से आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि डायमेंशनल डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिडायमेंशनल ना होके मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो कई तरीके से होता है। तो इसको हम यूनी नहीं कहेंगे, यूनी मीन्स एक, मल्टी मीन्स बहुत सारे, तो कई सारे डायमेंशंस में हमारा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज यूनी डायमेंशनल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट and establishment of object permanence is visible in which of the following stages of cognitive development according to Piaget? पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें हम प्रतीकात्मक विचारों का विकास करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस की जो बात होती है वो किस स्टेज पर होती है, पियाजे ने उसको किस स्टेज में डिफाइन किया है? तो वो जो आपका आंसर है वो है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तब वो ऑब्जेक्ट परमानेंस उसको की बात करी गई है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे ने कितनी स्टेजेस डिफाइन करी हैं? फोर स्टेजेस डिफाइन करी हैं, जो क्या क्या है? SPCF। आप इसको निमोनिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 तरीके की स्टेजेस है जो जीन पियाजे ने दी है, और इसमें जो जीन पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करी है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इट मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, the stage of life that begins at the onset of puberty when sexual maturity or the ability to reproduce is attained is commonly known as। जीवन की आपको वह अवस्था बतानी है जिसका प्रारंभ यौवन आरंभ से होता है। जब यौवन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणता कहलाती है। तो आपको कौन सी स्टेज बतानी है? आपको सेक्सुअल मैच्योरिटी की या फिर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जब होने लगता है, जब वो लाइफ की जब ये ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी की स्टेज पर होते हैं, तो वो कॉमनली किस नाम से डिफाइन की जाती है? तो उसको हम बोलते हैं एडल्सेंस। वो स्टेज होती है आपकी एडल्सेंस। किशोरावस्था को हम अब जिसका प्रारंभ यौवन आरंभ से होता है उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडल्सेंस? अब एडल्सेंस की पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे नोट नहीं लिखा है, तो आपको फोकसली क्वेश्चंस को पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके बारे में? एडल्सेंस के बारे में। इमेजिनरी ऑडियंस इज एडल्सेंट्स believe that others are as preoccupied with them as they are about themselves. Adolescent sense of uniqueness makes them think that no one understands them or their feelings. Personal fables are often part of adolescent diaries, या फिर all of the above। इसका आंसर जो है मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है all of the above। अभी हम इसको एक्सप्लेन समझ लेते हैं किशोरावस्था के संबंध में कौन सा सही है। देखिए, जब किशोरावस्था होती है, जब एडल्सेंस स्टार्ट होता है, तब क्या होता है कि काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विकास है। दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित होते हैं जितने कि वे स्वयं। मीन्स कि वो क्या सोचते हैं कि जो ऑडियंस है वो उतने ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जितना वो खुद अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं उस एज में। किशोरों में अद्वितीय का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। एडल्सेंट्स की एज में बच्चों को ये लगता है कि उनकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ पा रहा है, और जो पर्सनल फेबल्स हैं, जो व्यक्तिगत दंत कथाएं हैं, या प्राय किशोरी की डायरी का भाग होती हैं। तो
इस एज में क्या होता है, बच्चे डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जो पर्सनल फेबल्स हैं तो वो बच्चों की क्या होती है, एक एडल्सेंट डायरीज, उसमें उनका एक रोल प्ले करती हैं। व्यक्तिगत दंत कथाएं जो होती है, जो उनकी पर्सनल टॉक है या पर्सनल जो भी फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं किशोरों की एक डायरी उसमें उसका रोल प्ले करती है। तो ये तीनों ही चीजें जो हैं एडल्सेंस की एज से रिलेटेड हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोरेक्सिया नर्वोसाइजा। एनोरेक्सिया नर्वोसा आपसे पूछा जा रहा है किस तरीके का डिसऑर्डर है। तो ये जो होता है ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है, मतलब जब एक खाने का ऑर्डर बिगड़ जाए, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी एक बार अच्छे से सबको इनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस of adjusting to bright light after exposure to dim light is called, मीन्स मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसका आंसर होता है लाइट एडेप्टेशन। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एडजस्ट करते हैं टू ब्राइट लाइट आफ्टर एक्सपोजर टू डिम लाइट। डिम लाइट के बाद जब हम ब्राइट लाइट में एक्सपोजर करते हैं, एडजस्ट करते हैं तीव्र प्रकाश, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश से, तो वो प्रक्रिया कहलाती है लाइट एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग। अब लर्निंग के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लर्निंग इज एनी relatively permanent change in behavior. Learning always involves some kind of experience. Learning is an inferred process as and is different from performance, या फिर all of the above। ये चारों ही बातें जो हैं ये लर्निंग के रिगार्डिंग सही कही गई हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द above। क्योंकि व्यवहार जो होता है, जो लर्निंग होती है, वो एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रू और फॉल्स करके या कोई स्टेटमेंट में दे देंगे कि लर्निंग इज अ परमानेंट बिहेवियर और टेम्परेरी बिहेवियर, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें ऐसा भी लिखा हो सकता था कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, और वहां लिख देते कि लर्निंग इज एनी रिलेटिवली टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर। तो वहां पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपकी ए हो जाती, क्योंकि लर्निंग जो होती है परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, और जो लर्निंग है ऑलवेज इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो भी आपको सीख रहे हैं, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव भी शामिल होता है। लर्निंग इज एन इन्फर्ड प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम परफॉर्मेंस। तो अधिगम जो है एक अनुमानित प्रक्रिया भी होती है और निष्पादन से जो कि भिन्न होती है। इन्फर्ड प्रोसेस, लर्निंग में कहीं ना कुछ प्रोसेस होता है और जो परफॉर्मेंस से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये तीनों ही बातें जो है लर्निंग के रिगार्डिंग सही कही गई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट का इसमें से फीचर कौन सा नहीं है। वेरीज फ्रॉम केस टू केस, ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दैट व्हाट इज फॉर्मल असेसमेंट, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर जो है वो है वेरीज फ्रॉम केस टू केस। देखिए इसका आंसर ये कैसे है, फॉर्मल असेसमेंट जो होता है, जिस समय हम ड्यूरिंग द क्लास, जब हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, जब हम जिस समय पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय बच्चे का कोई असेसमेंट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है पढ़ाते टाइम, तो वो एक आपका फॉर्मल असेसमेंट होता है। तो वो वस्तु ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, स्टैंडर्डाइज्ड भी हो सकता है और ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, बट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, परिवर्तनशील वो नहीं होता। तो इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक पूछा है, तो फॉर्मल असेसमेंट का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं होता, varies from case to case is not a characteristic feature of formal assessment. The two factor theory of intelligence was proposed by, two factor theory जो है इंटेलिजेंस की, वो किसके द्वारा दी गई है, वो दी गई है आपका टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पेयरमैन। The theory of intelligence was proposed by, इस क्वेश्चन में अभी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ आपको, इसका मैं आपको कल बताऊंगी इसका आंसर, फाइनल करेक्ट आंसर। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, आई थिंक चार्ल्स स्पेयरमैन एंड
हार्वर्ड गार्डनर, मल्टीपल इंटेलिजेंस हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। इसका आंसर जो है वो चार्ल्स स्पेयरमैन है। चार्ल्स स्पेयरमैन ने ही टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन आर इंक्लूडेड इन विच डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जो रिस्पॉन्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन है, उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन से डोमेन आते हैं? उसमें CAP से आपको याद रखना होगा कैप। कैसे याद रख सकते हैं? कैप। सबसे पहले तो 3 तरीके के डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। आपसे पूछा जा रहा है जिसमें हम रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइज और कैरेक्टराइज करते हैं, तो वो इन तीनों में से किस डोमेन में हम उसको कंसीडर करते हैं? तो वो होता है एक अफेक्टिव डोमेन, भावात्मक पक्ष, जिसमें हम अनुक्रिया कर रहे हैं, व्यवस्थापन कर रहे हैं और चरित्रकरण कर रहे हैं, वो आपका होता है अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव में जो इंटेलेक्चुअल, जो माइंड से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो वहां पे आता है कॉग्निटिव डोमेन। साइकोमोटर, जिसमें हम मोटर स्किल्स की बात करते, फिजिकली बात करते, तो वहां आता है साइकोमोटर डोमेन। अभी हम यहाँ पे रिस्पॉन्स, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन। तो ये 3 तरीके के डोमेन है, आपको पता होने चाहिए, कैप से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की टेक्निक कौन सी नहीं है? नॉट। तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड रिप्रूफ, नॉवेल्टी एंड रिकॉल। इन चारों में से कौन सी आपकी मोटिवेशन की टेक्निक नहीं है? रिकॉल इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। जब आप किसी को पुरस्कार करेंगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट देंगे, तब भी वो मोटिवेट होगा। आप किसी को प्रेज कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, रिप्रूफ कर रहे हैं, तब भी वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। नॉवेल्टी मीन्स नवीनता, कुछ नया करना, तो इट मीन्स आप कुछ मोटिवेटेड है, तभी आप नॉवेल्टी उसमें दिखा पा रहे हैं। रिकॉल इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। देन डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज, मीन्स बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पूछे जा रहे हैं। किस विकास को? संवेगात्मक। आपको वर्ड्स पे ध्यान देना है। आपको इमोशनल डेवलपमेंट के फैक्टर्स बताने हैं कि जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन है इसमें? हेल्थ एंड फिजिकल, इट्स नॉट रिलेटेड टू इमोशनल। फैमिली एटमोस्फेयर एंड रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, फैमिली एटमोस्फेयर एंड रिलेशनशिप, नेबरहुड, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ये सब जो है ये बच्चे के कहीं ना कहीं इमोशनल डेवलपमेंट में असर डालते हैं। आपकी जैसी हेल्थ होगी, जैसा आपका फिजिक होगा, उसी तरीके से आपके डेवलपमेंट में भी वो दिखाई देगा। इमोशनली भी आप उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे जितना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, जितना आपका फिजिकली डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपके फैमिली का एटमोस्फेयर पे डिपेंड करता है, आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है आपका डेवलपमेंट। ऐसे ही आपका नेबरहुड कैसा है, आपकी कम्युनिटी कैसी है, आपकी सोसाइटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, सारे फैक्टर्स। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज। डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप किसने कौन सी थ्योरी प्रोवाइड करी है, किसको हम क्या कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं है। अगर आपने कहीं भी इनको पढ़ा होगा तो आप बहुत जल्दी इनके आंसर कर पाएंगे। इसीलिए मेरा मेन मकसद ये है कि थ्योरी तो आप लोग पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू, इसीलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टाइप आर कंडीशनिंग इज नोन एज, टाइप आर कंडीशनिंग को हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। टाइप आर कंडीशनिंग जो होती है वो होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही हम टाइप आर कंडीशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर रिलेटेड टू। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो किसके द्वारा, किससे रिलेटेड है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो ये जो होती है ये मैस्लो की थ्योरी है। तो मैस्लो की थ्योरी जिसने भी पढ़ा है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पढ़ते ही उसका आंसर कर देगा कि ये जो है ये मैस्लो की ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जिसमें मैस्लो ने 5 स्टेजेस की बात करी है। एक हायरार्की मैस्लो ने दी थी, जिसमें उसने उनको 5 लेवल्स में डिफाइन किया है। उनके 5 स्टेजेस क्या हैं, आप पढ़िएगा। आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी 5 स्टेजेस
कौन कौन सी हैं, और नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए मैस्लो की जो थ्योरी है उसको लेकर आऊं और आपको डिस्क्राइब करूं। सेंसरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, सेंसरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सेंसरी मेमोरी इमीडिएट मेमोरी होती है, सेंसेस के थ्रू। देखिए, जैसे ही कोई चीज आपने टच करी, अगर आपने उसको पहले टच कर रखा है या पहले फील कर रखा है, तो आप उसको टच करते ही आपको सेंसेस ये फील होगा कि इमीडिएट आप उसको समझ जाएंगे कि हाँ, हमने इस चीज को देखा है, इस चीज को छुआ है, तो हम इमीडिएट उस मेमोरी को समझ लेते हैं। तो इसलिए सेंसरी मेमोरी को हम इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमने स्टेजेस, जो ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को लेकर? तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस आप लोग जानते हैं, क्रिएटिविटी मीन्स कुछ क्रिएटिव करना, कुछ नया, कुछ सृजनात्मकता जिसको हम बोलते हैं। इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। तो अभी हम क्या है ये देखेंगे, तीनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी और जितना अच्छी इंटेलिजेंस, उतना ही रिलेशनशिप भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। इंटेलिजेंस डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस में आपको क्रिएटिविटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। जो बच्चा होशियार है जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव भी हो। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रिएटिविटी टेस्ट इन्वॉल्व डाइवर्जेंट थिंकिंग, वेयर एज इंटेलिजेंस टेस्ट इन्वॉल्व कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी में आप कुछ भी कर सकते हैं, ये एक अपसारी चिंतन होता है। डाइवर्जेंट मीन्स उसको कई तरीके से आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी क्रिएटिव नया बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट इंटेलिजेंस टेस्ट में जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। तो ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। इट मीन्स 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच इज कंसिडर्ड एज द रिजर्वर ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल ड्राइव्स इज, मीन चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवर्तिक और पाश्विक अंतर्नोदों का भंडार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका आंसर होता है अनकॉन्शियस। कॉन्शियसनेस वो कॉन्शियसनेस जहां पर इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव मीन्स होता है कि आपको कुछ इंट्यूशन हो जाना, कुछ अनकॉन्शियसली आप जान जाएं, तो वो होता है अनकॉन्शियसनेस। द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन विच एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय द अनकॉन्शियस इज, वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंतता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार पूरी तरह चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? वो होते हैं आपके रिप्रेशन, जिनको दमन। यहाँ पे हमने क्या करा है? चेतना के स्तर से विलुप्त कर दिया है। विलुप्त मतलब हमने उनका दमन कर दिया है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये जो था, ये 2021 का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 30 क्वेश्चंस मैंने आपको 2 पार्ट में डिफाइन कर दिए हैं, डिस्क्राइब कर दिए हैं। आप दोनों वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिएगा, आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़िए। और अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन डिस्कस, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, कि मैंने आपको बताया उसमें 5 स्टेजेस होती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं मैस्लो हायरार्की में। और अगर आपको नहीं पता है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके लिए उसकी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला सकूं और आपको मैं उसको अच्छे से क्लियर कर सकूं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।